बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज एक और हैक्टिक डे कश्मीर में मैंने गुजारा है। हम कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आप 92 न्यूज़ पर नेक्स्ट वीक में देख सकेंगे। चेहरे पर मेरे थकावट के आसार हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग रोज़ाना करनी पड़ रही है, क्योंकि कश्मीर आप जानते हैं एक पट्टी की तरह और बड़े बड़े इसमें हलके हैं। एक कैंडिडेट अगर आपको एक जगह पर मिल रहा है तो दूसरा जो है उसी हलके का वो 2 घंटे की मुसाफत पर कहीं पर बैठा होगा, तो इधर भाग उधर भाग। तो आज मैंने बाग में एक मसरूफ़ दिन गुजारा और प्रोग्राम शूट किया है मुश्ताक मिन्हाज साहब के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जो वज़ीर आज़म बनेंगे अगर वो जीत जाते हैं। सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा शो रिकॉर्ड हुआ है, वो आप अगले हफ्ते में देखेंगे 92 पे। लेकिन जो इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ वो 3 चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। सबसे पहले तो ये कि किस किस की खामोशी जो है वो अफसोसनाक है। यानी सदीक जान के मामले में किस किस ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे हैं और बड़ा हैरान कुन तौर पर खामोश रहे हैं। और दूसरा ये है कि अरशद शरीफ साहब और उनके जो प्रोड्यूसर हैं अदील राजा, वो बड़ी मानी खेज ट्वीट्स कर रहे हैं और उनके ट्विटर पर क्या चल रहा है इस पर ज़रा देखेंगे। और तीसरा ये कि कौन कौन सुलह की कोशिश कर रहा है और क्या सुलह होने जा रही है। तो इन चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं सारा दिन चूँकि ऐसे एरियाज़ में रहा जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, तो ट्विटर दिन नहीं देख सका क्या चल रहा था, ख़बरें नहीं देख सका। और अभी मैं पहुंचा हूं तो मैंने ज़रा कुछ चीज़ों को खंगाला देखने की कोशिश की है। और मेरा मेजरली यही था कि मैं चेक करूं कि किन किन लोगों ने, आज 3 दिन चले हो गए, लेकिन किन किन लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत की है। तो जिन लोगों की खामोशी अफसोसनाक लगी मुझे, उनका सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा नेशनल प्रेस क्लब की बात करूँगा, जिन्होंने असद तूर के मामले में पूरे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए, रैलियाँ मुनक्किद की, लेकिन सदीक जान के मामले में, यानी असद तूर के मामले में मैं उनको गलत नहीं कहता कि उन्होंने क्यों किया, लेकिन यहाँ पर भी तो एक सहाफ़ी के ऊपर हमला हुआ है, उसको मारा पीटा गया। तो प्रेस क्लब ने इस पर जो खामोशी इख्तियार की है रखी, वो बड़ी अफसोसनाक थी। नेशनल प्रेस क्लब ने, रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने, या लाहौर प्रेस क्लब हो या कोई और भी प्रेस क्लब हो, अगरचे कुछ जो प्रेस क्लब्स हैं, जैसे मैं यूके के जर्नलिस्ट की तरफ से देख रहा था, गुलाम हुसैन अमान साहब ने वहाँ पर सदीक जान के लिए जो है वो एक करारदाद जो है वो पेश की और फिर वहाँ से एक प्रेस रिलीज़ जारी करवाई, मजम्मत की इस वाक़े की। तो प्रेस क्लब का जो किरदार है वो बड़ा अफसोसनाक रहा। सहाफ़ियों के हुकूक़ की वो बात करते हैं और एक सहाफ़ी के हुकूक़ की बात करते हैं तो दूसरे सहाफ़ी के हुकूक़ की बात नहीं करते। क्या सिद्दीक जान को वो सहाफ़ी नहीं समझते? तो कह दें कि हम सिद्दीक जान को सहाफ़ी नहीं समझते, इसलिए इस पर होने वाला तशद्दुद जायज़ है। वैसे तो किसी गैर सहाफ़ी पर भी तशद्दुद हो तो वह जायज़ नहीं है, लेकिन चलें, उससे उसका प्रेस क्लब से ताल्लुक़ नहीं होता। तो अगर सिद्दीक जान के बारे में वो ऐसा समझते हैं तो चलें इतना ही कह दें। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा अफसोसनाक रवैया है। दूसरा, मुझे शहबाज गिल साहब से तवक्को थी। शहबाज गिल साहब से इसलिए तवक्को थी क्योंकि शहबाज गिल साहब उस दिन गवादर में मौजूद होने वाले वाहिद हुकूमती रहनुमा थे। बाकी सब लोग तो अगले दिन आए। तो जो शहबाज गिल साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे। यानी उस जब ये वाक़या हुआ मारपीट का, तशद्दुद का, उस वक्त तो उस हॉल में मौजूद नहीं थे, लेकिन उस वक्त दाएं बाएं किसी और कमरे में वो मौजूद थे, उस दिन ग्वादर में मौजूद थे और अपना बेशतर वक्त उन्होंने अरशद शरीफ के साथ गुजारा था। क्या मालूम कि क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने तो ये प्लान एक दिन पहले कर लिया हुआ था। इसके शवाहिद मिलते हैं, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि कैसे इसके शवाहिद मिलते हैं कि एक दिन पहले ये प्लान हो चुका था। तो ऐन मुमकिन है कि शहबाज गिल साहब को एतमाद में लिया गया हो सकता है ना लिया गया हो, लेकिन शहबाज गिल साहब को इस पर कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था। क्या उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त की खातिर खामोशी इख्तियार किया रखी? तो ये बड़ा अफसोसनाक और हैरान कुन था जो शहबाज गिल साहब की तरफ से खामोशी थी। तीसरा, मैं जो पीडीएम के रहनुमा थे उनसे इसलिए तवक्को कर रहा था, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि वो उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले और फिर उससे कुछ अर्सा पहले ये मिसाल कायम की थी एक सहाफ़ी से इज़हार यकजहती करके। असद तूर साहब को नामालूम अफराद ने जब मारपीट की तो वो उनके घर गए और ठीक किया, उन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती किया। मतीउल्लाह जान के घर बिलावल गए, दीगर लोग गए, उनके साथ इज़हार यकजहती की, ठीक किया। उनके साथ जिसने भी किया था गलत किया था। इसी तरह से इन लोगों को सिद्दीक जान के लिए भी इज़हार यकजहती होनी चाहिए थी, तो जिसने नहीं की उसने गलत किया। तो पीडीएम के रहनुमाओं से मुझे तवक्को थी कि वो कुछ ना कुछ इस वाक़े पर बोलेंगे और ये हो नहीं सकता, मतलब ये इतना बड़ा वाक़या था
और सिद्दीक जान ने जैसे बताया कि 2-2.5 लाख ट्वीट्स हुई उनके लिए इस मौके पर, और 5-6 ट्रेंड्स बने रहे और 15 घंटे तक बने रहे। तो इस पर पीडीएम का ना बोलना, वैसे तो मरीम नवाज़ हर मामले में ट्वीट करती हैं, लेकिन सिद्दीक जान चूँकि उन पर तनकीद करते हैं तो क्या इसलिए वो खामोश रहीं, उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं तो क्या वो इसलिए खामोश रहीं। तो ये बड़ा अफसोसनाक और किसी हद तक शर्मनाक भी रवैया था, जो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर जुमला आना चाहिए था। फिर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि रऊफ़ लासा साहब को भी इस पर कुछ कहना चाहिए था, लेकिन रऊफ़ लासा साहब का ना बोलना इसलिए जो है वो चले समझ में आता है कि रऊफ़ लासा साहब जो हैं वो उनकी सिद्दीक जान के साथ भी ताल्लुकात आप जानते ही हैं किस नौयत के हैं, और ऐसे मौके पर, और जब सिद्दीक जान ने अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें लिखी थी ट्विटर पर, और एक ख़ास इन्वायरमेंट में जिसकी वो वजाहत कर चुके हैं, और एक ख़ास माहौल में और एक ख़ास उसका पस मंज़र था, उसमें जब वो चीज़ें लिखी थी तो उस पर भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की रखी। तो हो सकता है उनके पास ये लॉजिक हो कि मैं अभी भी इस पर कुछ नहीं कहना चाहता और वो खामोश हों, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि रऊफ़ लासा साहब को इस पर एक जुमला, क्योंकि उनका भी बहरहाल सिद्दीक जान के साथ एक ताल्लुक़ रहा है और बड़े भाइयों जैसा ताल्लुक़ रहा है, और रऊफ़ लासा साहब ने हमेशा उसको छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, और इस फील्ड में जो है वो मशाक बनाया। तो वो एक जुमला शायद कह सकते थे। आई डोंट नो, ये क्लासा साहब बेहतर समझते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। एनीवे, ये तो वो थी सूरत हाल के जो लोग जिनकी खामोशी मुझे लगा कि अफसोसनाक है। इसी तरह से बेशतर हुकूमती वज़रा इस पर खामोश तमाशाई बने रहे, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। तो हुकूमती वज़रा की तरफ से जो वहाँ पर मौजूद भी थे अगले दिन बेशतर लोग, उनकी तरफ से कुछ ना कहना, ये भी एक अफसोसनाक पहलू है। यानी कार्रवाई ना करना तो एक अलग बात है, इस पर कुछ ना कुछ कह देना ये कम से कम ज़रूर होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ट्विटर पर क्या हो रहा है, अरशद शरीफ साहब की और आदिल राजा के अकाउंट से क्या हो रहा है। देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी वजाहत की थी, अरशद शरीफ साहब के साथ मेरा एक एहतराम का ताल्लुक़ हमेशा से रहा है, और अब भी है एहतराम का ताल्लुक़। उसकी वजह यह है कि मैं उनको अपनी इस फील्ड में अपना एक सीनियर समझता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगरचे मैंने उनके साथ बराह रास्त उस तरह से काम नहीं किया, लेकिन एक ज़माने में उनके साथ एक अच्छा उठना बैठना रहा। तो मैं उस लिहाज से अरशद शरीफ साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, और एक सीनियर की हैसियत से, और एक बड़ा उनका नाम है, उन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन उनके ट्विटर पर अगर आप जाके देखें तो 3 दिन पहले उन्होंने जो ट्विटर पर टेम्परेचर वाली पोस्ट दी थी कि टेम्परेचर इज़ राइजिंग और अल्लाह खैर करे, तो वो ये सिद्दीक जान को मारने से एक दिन पहले की है। मैंने चेक किया कुछ दोस्तों से कि ग्वादर में उस दिन टेम्परेचर क्या था, तो मुझे पता चला कि ग्वादर में टेम्परेचर बड़ा मुतदल था, गर्मी नहीं थी ज़्यादा, और ग्वादर का टेम्परेचर ऐसा ही होता है, अच्छा मौसम, हवा चलती रहती है और मौसम अच्छा रहता है, ऐसी शिद्दत की गर्मी नहीं होती कि जिसका की मिसाल देकर ट्वीट की जा सके। तो इसको कुछ लोग यूँ इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये एक इशारा था उनकी तरफ से कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि मेरे अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है, और इसका जो है वो ये इसका कुछ नतीजा निकलेगा। तो कुछ लोगों ने उनकी ट्वीट को इस तरह से इंटरप्रेट किया है। अब आज ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट थी, उन्होंने एक नज़्म शेयर की थी, और मार्च में की थी, मिड मार्च में, यानी इस बात को 3-4 महीने हो गए। मार्च की एक ट्वीट को एक बड़े मानी खेज़ अंदाज में एक जुमला लिखकर, एक उसी नज़्म का आखिरी मिसरा लिखकर कि ये भी याद रखिएगा कि हम अभी नहीं बोले, कि ये भी याद रखिएगा कि हम अभी नहीं बोले, तो इस मिसरे को उठाकर को रीट्वीट करके अदील राजा साहब ने ट्वीट किया। अब अदील राजा ने जो ट्वीट किया उसको अरशद शरीफ ने रीट्वीट किया। अब ये काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले में उनके लिए फवाद चौधरी ने लिखा था ट्वीट में कि काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़र, और ये नज़्म थी नीचे, और उस ट्वीट को जो है कि हम अभी नहीं बोले, अदील राजा ने आज 3-4 महीने के बाद रीट्वीट किया। क्यों किया, उसका क्या मतलब है, फवाद चौधरी को वो क्या कहना चाहते हैं, फवाद चौधरी को नरम लहजे में वो क्या कह रहे हैं, और फिर अरशद शरीफ साहब ने इस मिसरे को, इस जुमले को, उनकी इस ट्वीट को रीट्वीट क्यों किया, इसका क्या मतलब था। इसको बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ। ऐन मुमकिन है कि फवाद चौधरी से उन्हें कोई शिकवा हो, और ऐन मुमकिन है कि शिकवा ये हो कि जिस दिन तमाम प्राइम मिनिस्टर एंकर से मिले और उनके साथ काफ़ी सारे मिनिस्टर्स भी थे, तो वो सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ चले गए, लेकिन फवाद चौधरी वो वाहिद मिनिस्टर थे
जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाने की बजाय सिद्दीक जान की तरफ आ गए और वो 5 मिनट तक सिद्दीक जान के साथ खड़े होकर इजहार यकजहती करते रहे, वाक़े पर अफसोस का इजहार करते रहे और फवाद चौधरी जो हैं वो सिद्दीक जान से मालूमात भी लेते रहे, उनसे बात करके उनको तसल्ली तशफ़ी देते रहे। और फवाद चौधरी वो वाहिद मिनिस्टर थे जिन्होंने आकर सिद्दीक जान से यकजहती या हमदर्दी का इजहार किया। और ये फवाद चौधरी का ये जो अमल था इसको अरशद शरीफ समेत बाकी सब लोग देख रहे थे। तो अब मुझे नहीं पता, हो सकता है इस बात पर कुछ गुस्सा हो या इस बात पर कुछ मुखासमत पैदा हुई हो और उसको बुनियाद बनाकर फवाद चौधरी की 3 महीने की पुरानी ट्वीट निकाल कर धमकी दी जा रही हो कि ये भी याद रखिएगा कि हम अभी नहीं बोले। क्या बोलेंगे ये मुझे मालूम नहीं है, क्या कहेंगे जो कहना चाहते हैं और क्या इशारा दे रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ट्विटर पर उसके बाद आप जो अरशद शरीफ साहब की ट्वीट्स देखिए जिसमें वो प्लांट्स के हवाले से उन्होंने ट्वीट की या कुछ और ट्वीट्स किए हैं, तो उसके नीचे जिस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि अरशद शरीफ साहब हमारे सीनियर हैं और हमारा उनके साथ बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है। और इस वाक़े के बाद और उनकी माज़रत ना करने के बाद, यानी उन्होंने माज़रत भी नहीं की, तो उसके बाद फिर जो लोग उनको जिस अलकाबात से याद कर रहे हैं वो बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। लेकिन अगर आप उनके टाइमलाइन पर ट्विटर पर जाकर देखें तो एक एग्रेशन है जो लोग शो कर रहे हैं और खाली कोई होगा जो, बल्कि शायद कोई भी नहीं होगा जो अरशद शरीफ के इस अमल की तायद करता हुआ दिखाई देगा, सिवाय उन 4 लोगों के जो उनके साथ या 3 लोगों के जो उनके साथ मौजूद थे जो इस अमल में शरीक थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अरशद शरीफ साहब को कोई भी सपोर्ट कर रहा है ट्विटर पर या इसके अलावा। और तीसरी बात ही कि क्या सुलह की कोशिशें हो रही हैं, तो जनाब मैं आपको बता दूं हर सतह पर सुलह की कोशिशें हो रही हैं, हर सतह पर कोशिश की जा रही है कि इनके दरमियान पैचअप कराया जाए, मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। ना इसके लिए सिद्दीक जान तैयार है, ना इसके लिए अरशद शरीफ तैयार है। तो ये एक बहुत मुश्किल सा काम दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में शायद इसकी हाइप जो है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। सुलह की कोशिशें कई सारे प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं, लेकिन ये अमली तौर पर जो है वो हल होता हुआ ये मसला नज़र नहीं आ रहा। एनीवे, मेरे लहजे से आपको लग रहा होगा मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ढीला बोल रहा हूँ, बड़ा मध्यम लहजे में बात कर रहा हूँ और मुझे आराम करना है क्योंकि सुबह फिर मुझे निकलना है, कोटली और मीरपुर के हलकों को देखना है। और ये मैं फिर कहूँगा कि मेरे प्रोग्राम्स आप 92 पर देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, बाकी बातें जो हैं वो बाद में होती हैं।